Hello दोस्तों, myself Nancy and welcome to Knowledge Bites. So today we will start our next topic, that is convalescent plasma therapy. Before starting this topic, we have to understand the meaning of these terms, that is convalescent plasma and therapy. So in this the first term is convalescent. Convalescent क्या होता है? Convalescent means someone who is recovering from an disease. कोई भी पर्सन जिसको क्या हो गई है, कोई डिजीज़ हो गई है और वो डिजीज़ से अब क्या कर रहा है, रिकवर हो रहा है, वो डिजीज़ ठीक हो चुकी है और डिजीज़ के बाद का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ रिकवरिंग पीरियड, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वलेसेंट. मीन्स समवन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन डिजीज़ इज कॉल्ड द कन्वलेसेंट. ठीक. नेक्स्ट हम आती है हमारी प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द फ्लूइड, एक येलोइश टाइप का फ्लूइड होता है ये, दैट इज ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट होता है एंड नॉन लिविंग, और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? ब्लड में. सो प्लाज्मा इज द फ्लूइड दैट इज येलोइश इन कलर, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लिविंग. नेक्स्ट हम आती है हमारी थेरेपी. थेरेपी का मीन्स क्या होता है? किसी भी टाइप की थेरेपी. तो थेरेपी का मीन्स होता है, थेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट टू हेल्प और क्योर डिजीज़. किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है या जो हेल्प दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द थेरेपी. सो द कंबाइंड मीनिंग ऑफ द कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट विच इज़ यूज्ड टू हेल्प और क्योर डिजीजेज इन विच वी यूज प्लाज्मा ऑफ अ रिकवर्ड पेशेंट. मीन्स किसी रिकवर्ड पेशेंट से क्या किया जाता है, उसकी बॉडी से प्लाज्मा लिया जाता है और प्लाज्मा को फिर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एज अ थेरेपी टू ट्रीटमेंट एनी डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए. अब इस थेरेपी को डिटेल में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा एक्चुअली में क्या होता है. तो प्लाज्मा जो है वो हमारे ब्लड का ही एक पार्ट होता है. तो हम बात करते हैं ब्लड की. ब्लड बॉडी, किसी भी पर्सन के बॉडी में जो ब्लड होता है वो लगभग 7 to 8% होता है उसकी बॉडी के वेट का. मीन्स जैसे कि 50 kg किसी का वेट है तो उसका 7 to 8% जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ब्लड. और ये ब्लड जो होता है इसमें 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्लड जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है. द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज ब्लड कैप्सूल्स. प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% पार्ट होता है. दैट मीन्स 7 to 8% पार्ट जो है ये बॉडी वेट का है ब्लड, और इस ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा और 45% जो होता है उसमें आती हैं ब्लड कैप्सूल्स. ब्लड कैप्सूल्स मीन्स ब्लड सेल्स, ये जो है 45% आती हैं. अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंपोनेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. तो प्लाज्मा में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सबसे पहले तो वाटर प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में. कितना वाटर प्रेजेंट होता है? 85 to 90%. दैट मीन्स 55% प्लाज्मा, उस 55% का 85 to 90% पार्ट जो होगा प्लाज्मा के अंदर वो क्या होगा, वाटर. मीन्स ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है. सेकेंड थिंग आती है इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, इनऑर्गेनिक कुछ आयंस होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. उन इनऑर्गेनिक आयंस में क्या हो सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया. ये कुछ आयंस हैं जो ऑलरेडी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. थर्ड अर्थ में क्या आता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस. हमारे ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, मीन्स बॉडी के बाहर जाने वाले. तो वो भी ब्लड के किस में प्रेजेंट रहते हैं, वो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है. क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो कैसा पार्ट होता है, ये जो होता है लिक्विड होता है, यानी कि फ्लूइड. जबकि ये जो ब्लड कैप्सूल्स होती हैं, ये ब्लड कैप्सूल्स क्या होती हैं, ब्लड कैप्सूल्स आर द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड. ये जो है क्या है, सेल्स हैं. तो ये सॉलिड पार्ट हो गई और ये जो प्लाज्मा हो गया आपका वो क्या हो गया, लिक्विड पोर्शन हो गया. फोर्थ थिंग जो इसमें आती है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. प्लाज्मा के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनकी वजह से हम ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं. तो वो प्लाज्मा थेरेपी हम किसकी वजह से क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं. प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहते हैं. ये प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन. प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन्स जो होती हैं ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती हैं. और इनका काम क्या होता है, इन दोनों प्रोटीन का काम होता है कि ये किस में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में. जब कहीं पर छोटा मोटा कट लग जाता है या कोई भी आपको क्या हो जाती है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें क्या होने लगती है, क्लॉटिंग. ब्लड जो होता है वो फ्लो होने लगता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाता है, क्लॉट. तो वो क्लॉट किसकी वजह से होता है, इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से होता है. अगर ये प्रोटीन्स ब्लड में प्रेजेंट नहीं होंगे, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में. अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या आएगी, दिक्कत. नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबॉडीज़. तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज़. ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्लाज्मा से, प्लाज्मा को जो ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरी बॉडी में, वो इन्हीं एंटीबॉडीज़ की वजह से ही किया जाता है. अब क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या है, आपके ब्लड की एक ड्रॉप. ठीक है, इस ब्लड के ड्रॉप में 55%, ये वाला जो पोर्शन है, ये 55% तो क्या है, प्लाज्मा वाला पोर्शन है. दैट मीन्स लिक्विड फ्लूइड वाला पोर्शन. और ये जो 45% वाला पार्ट है, तो ये 45% जो पार्ट है वो क्या है, हमारी ब्लड कैप्सूल्स हैं, यानी कि ब्लड सेल्स हैं. ठीक, क्लियर.
अब क्या होता है इसमें, प्लाज्मा थेरेपी में किया क्या जाता है या प्लाज्मा थेरेपी क्यों की जाती है। देखिए, बाहर से मान लीजिए बॉडी पर क्या कर दिया, किसी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक कर दिया, दैट मीन्स किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया। ये क्या है, एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी है, इस पर क्या किया, किसी पैथोजन ने बाहर से कर दिया अटैक। जब वो पर्टिकुलर पैथोजन इस पर अटैक करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि बॉडी का क्या होता है, खुद का एक इम्यून सिस्टम होता है, दैट मीन्स खुद का एक डिफेंस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के आने पर उसे रिकॉग्नाइज करके क्या कर लेती है, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने लगती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोरोना के वायरस ने इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद बीइंग अ हेल्दी पर्सन, इसमें क्या होगा, इसका इम्यून सिस्टम जनरेट होगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा और विदिन 10 to 12 डेज, विदिन 10 to 12 डेज और मैक्सिमम 14 to 15 डेज क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो यही एंटीबॉडीज तो क्या कर रही हैं, उस एंटीजन, उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट फाइट कर रही हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज बनी हैं, वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट किस में है, तो वो जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं वो इसी ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट है। इसी वजह से हम प्लाज्मा को क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इन्फेक्शन इसे हुआ तो विदिन 10 to 12 डेज क्या बन गई, इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई। बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई, क्योंकि वैक्सीन तो कोई आई नहीं है, तो कैसे वो रिकवर कर गया, इन्हीं एंटीबॉडीज़ की वजह से रिकवर किया गया, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ने क्या करा, पैथोजन पर अटैक किया, अटैक करके उसको किल कर दिया, तो वो रिकवर कर रहा है। अब जब ये रिकवरिंग पीरियड होगा, मीन्स वो ठीक हो गया, बट क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, दैट मीन्स वीकनेस है वो ठीक हो रही है, या कोई इन्फेक्शन और अदर हो गए हैं, उन सबसे रिकवरी हो रहा है। तो विदिन 2 वीक रिकवर होने के 2 वीक यानी कि 2 वीक के बाद डिजीज़ हो चुकी, अब वो रिकवर कर रहा है पेशेंट, तो रिकवर होने के 2 वीक के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके ब्लड के प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करा, मान लीजिए इसको डिजीज़ हो चुकी, इसके 2 वीक भी कंप्लीट हो चुके रिकवरी के, और हमने क्या कर लिया, इसकी बॉडी से ब्लड को ले लिया। फिर इस ब्लड को क्या करेंगे, इस ब्लड को किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। अब वो दूसरा पर्सन कौन, उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज करेंगे, जिसको क्या है, उस पर्टिकुलर सेम वायरस ने क्या किया है, इन्फेक्ट कर दिया है, तो उसकी बॉडी में हम क्या कर देते हैं, इसको इंजेक्ट कर देते हैं। कैसे होता है, देखिए, रिकवर्ड पर्सन का हमने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया, ठीक। उस ब्लड का क्या किया, एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या करा, उस ब्लड में से हमने प्लाज्मा को अलग कर दिया, इस तरीके से प्लाज्मा को अलग कर दिया हमने, ये येलोइश पोर्शन जो प्लाज्मा वाला इसको अलग कर दिया, और रेडिश पोर्शन जो है ये आरबीसी वाला, इसको अलग कर लिया। अब हमें आरबीसी वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, प्लाज्मा थेरेपी में ओनली प्लाज्मा का यूज़ करना है। तो जब आपने ब्लड लिया रिकवर्ड पर्सन का, उससे क्या कर लिया, प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्लाज्मा ले लिया। इस प्लाज्मा को जो निकालने की प्रोसेस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन की, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा फेरेसिस। अब प्लाज्मा लेने के बाद, किसी भी रिकवर्ड पर्सन का प्लाज्मा लेने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, हम किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। क्यों, हो सकता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो, कुछ एलर्जी हो उसको, या कुछ और डिजीज़ हो, इस वजह से ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या किया जाएगा, उस प्लाज्मा की क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग किए जाने का मीन्स है कि हम ये देखते हैं कि उसमें कोई टॉक्सिन्स या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उस प्लाज्मा के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स तो नहीं है। जब हम उस प्लाज्मा को किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो उसको कोई डिजीज़ हो जाए या उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस सब की हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद क्या होता है, टेस्ट किया जाता है। किसका टेस्ट किया जाता है, एलाइजा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट में ये निकल के आ जाता है कि हमारा जो पर्टिकुलर हम पर प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा के अंदर कितने अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ है, मीन्स उसमें एंटीबॉडीज़ का जो अमाउंट है वो कितना है। मीन्स आपने प्लाज्मा तो ले लिया रिकवर्ड पर्सन से, बट उसमें इतने एक अमाउंट में एंटीबॉडीज़ ही प्रेजेंट नहीं है कि वो क्या कर सके, दूसरे पर्सन को जाकर उसकी बॉडी में कुछ काम कर सके, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ आपको देखना पड़ता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ उसमें प्रेजेंट है, ठीक। अब ये सब चेक करने के बाद क्या किया जाता है, इस प्लाज्मा को पर्टिकुलर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो जिसकी बॉडी से हम ये प्लाज्मा ले रहे हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डोनर। जिसकी बॉडी से हमने क्या किया है, प्लाज्मा लिया है, दैट इज़ कॉल्ड द डोनर। और आपने फिर जिसकी बॉडी में इसको ट्रांसफ्यूज़ किया है, दैट इज़ कॉल्ड द रेसिपिएंट। उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज़ कॉल्ड द रेसिपिएंट। सो बेसिकली इसमें क्या हो गया कि एक ऐसी थेरेपी जिसमें किसी रिकवर्ड पर्सन का प्लाज्मा लिया जाता है और उस प्लाज्मा को किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज, जिसकी वजह से उसमें क्या है, एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम ना लगे और पहले से ही उसको क्या मिल जाए, एंटीबॉडीज़ मिल जाए, एक प्रिवेंशन के तौर पर। दैट मीन्स उसकी जो सिम्टम, उसको जो डिजीज़ है वो और ज़्यादा क्या ना, फेटल ना हो, और ज़्यादा खतरनाक ना हो। तो इसलिए पहले से ही उसको क्या मिल जाए, विदिन 2 to 3 डेज उसको क्या मिल जाए, एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड हो जाए,
ठीक है। अब इसमें एक बात और आती है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये प्लाज्मा थेरेपी कोई नई नहीं है, मतलब कोविड के केस में भी ये कहीं कहीं हो रही है, तो ये प्लाज्मा थेरेपी कोई न्यू नहीं है। 100 to 120 ईयर्स पहले ये प्लाज्मा थेरेपी ऑलरेडी यूज़ होती आई है। बहुत सारी डिजीज़ेज हैं, जैसे कि डिफ्थीरिया हो गया, जैसे कि एक डिजीज़ हो गई डिफ्थीरिया, इसी तरीके से सार्क हो गया, तो ये सार्क है, ये डिजीज़ हो गई। HIV हो गया, ये डिजीज़ हो गई। तो इन कुछ डिजीज़ के लिए क्या हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी ऑलरेडी यूज़ की जाती है। बट इसमें कुछ चैलेंजेस ये हैं कि पर्टिकुलर प्लाज्मा थेरेपी को हम क्या नहीं मान सकते हैं, किसी भी डिजीज़ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं मान सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी हम कर देंगे तो उस डिजीज़ का वो परमानेंट सोल्यूशन हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज उसमें चैलेंजेस क्या हैं कि आपने क्या करा, इन्फेक्टेड पर्सन जो है, रिकवर्ड पर्सन जो है, तो उसका क्या कर लिया, प्लाज्मा तो ले लिया, बट आपने उसकी क्या नहीं करी, ठीक से हमने स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर उसके टेस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है उसके प्लाज्मा में क्या है, कुछ टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, कुछ इन्फेक्शंस प्रेजेंट है, और हमने क्या कर दिया, उसी प्लाज्मा को दूसरे में ट्रांसफ्यूज कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो सामने वाला पर्सन होगा, दैट मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन, जो रेसिपिएंट है, उसको भी क्या हो जाएगा, वही इन्फेक्शन सेम जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और वो ठीक होने के बजाय क्या होगा, उसकी जो सिचुएशन है और ज़्यादा डाउन होती जाएगी। इसलिए ये कुछ चैलेंजेस हैं प्लाज्मा थेरेपी में, बट ये पहले से क्या होती आ रही है, यूज़, और कोविड के केस में भी ये कहीं कहीं यूज़ हो रही है। सो समअप करने के लिए कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है, दैट मीन्स एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें किसी भी रिकवर्ड पर्सन का प्लाज्मा लिया जाता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, और उसको क्या किया जाता है, उस प्लाज्मा को हम दूसरे रेसिपिएंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र। इसलिए क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज, जो क्या करती हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम करती हैं। होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सीखते रहिए,